नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। तो भाई हमारे पार्ट 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 7 में, 30 डेज 30 वीडियोस। 30 डेज 30 वीडियो कोशिश करेंगे 30 वीडियो में 30 दिन के अंदर आपका स्टैट का स्कोर 50 प्लस ले जाऊंगी। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ 50 प्लस का। क्यों कर रहा हूँ? अब तक मेरी सलाह थी कि भाई एक तो 30 नंबर की साइकोलॉजी और एक 60 नंबर की फिजिकल कवर हो, लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो में कुछ एक फार्मूले बताऊंगा जो आपका मैथ रीजनिंग का काम भी जो है कंप्लीट करेंगे 20 नंबर का। उनमें भी संभावना बनेगी। वो फार्मूले भी अगर आपने याद कर लिए तो 20 में से आपके 10-12 नंबर कहीं जाने के नहीं है। वो फार्मूले याद कर लोगे तो वो फार्मूले बताऊंगा मैं कुछ एक बार 15-20 वीडियो हो जाए, उसके बाद एक वीडियो में बताऊंगा। स्पेशल एग्जाम्पल देकर बताता रहूंगा कि आपने कैसे क्या किस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, वो मैं आपने एक वीडियो में बता दूंगा। तो कोशिश करेंगे 50 प्लस आपका स्कोर ने लेके जाने की। ठीक है, और 90 प्लस 20 नंबर का काम और करवा दूंगा तो टोटल 110 नंबर का आपका काम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा 110 नंबर का काम अगर आप कर लोगे तो 75 का लगभग आपका स्कोर जाना चाहिए। मैं उम्मीद करूं जो मैं करवा रहा हूं वो। बाकी आपकी भाई किस्मत, लक। ठीक है, तो अब बढ़ चलते हैं आगे। 30 डेज 30 वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बात कर लें सेल की। भाई सेल से रिलेटेड क्या कुछ ना। सेल को हिंदी में आप कोशिका कह इसको भाई, आपने पता है, कोशिका कह सकते हो इसको हिंदी में। ठीक है, सेल मैं कहूं जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? सेल है भाई। सेल याद रखनी है बात में। सेल जो है जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। देखो एक सीक्वेंस बता दूं भाई। सेल बनी, इसका बनेगा टिश्यू, फिर बनेगा ऑर्गन, और फिर बनेगी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यह सीक्वेंस हमने याद रखनी है। सबसे छोटी सेल, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक सेल। सेल जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑर्गन, और ऑर्गन तो ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। समझ गए तो निशी बात? ओके, अब चलते हैं आगे। या सीक्वेंस हमने याद रखनी है, एक नंबर का कामयाबी करेगी, पेपर में आस्क है भाई। ठीक है, इसके बाद यह सीक्वेंस समझ गए आप। इसके बाद सेल जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, समझ गए। ठीक है, इसके बाद सेल में भाई अलग अलग पार्ट हुए हैं। जो कोशिका है उसमें अलग अलग पार्ट हुए हैं। या नहीं कि कोई एक डंडा गिर दिया सेल, मतलब ये मार्कर है। फॉर एग्जाम्पल यह सेल है, इसमें भाई ये लिखने वाला अलग है, इसके अंदर एक वो मिलेगा शाही चूस बोला कर, जिसमें इसमें इंक भी डलती है। मतलब इसी प्रकार से सेल का भी जो है अलग अलग सिस्टम होता है, जिसमें भाई फॉर एग्जाम्पल यह सेल है तो सेल के बाहर का खोखा बन रहा है, इसमें सेल मेम्ब्रेन आप बोल सको भाई, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपने। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो हमने सेल का केंद्रक रखना है भाई। केंद्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यो जो है सेल का दिमाग है। केंद्रक जो है सेल का दिमाग होता है, मतलब जो है ब्रेन ऑफ सेल इसको बोला जाता है। सेल का माइंड सेट यहीं से होता है। जब भी कोई नया ऑर्गन हमारी बॉडी में बनता है ना, तो केंद्रक ही जो है सेल के टूटने में हेल्प करता है। वो ही इसका मास्टरमाइंड होता है, याद रखना है। ब्रेन ऑफ द सेल जो है न्यूक्लियस को बोला जाता है। यह बात हमने याद रखनी है। मतलब कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है भाइयों, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसको बोला जाता है? केंद्रक को, न्यूक्लियस को। मतलब अपना जैसे दिमाग है ना पूरी बॉडी में, उसी प्रकार से सेल में जो है माइंड कौन हुआ? सेल का केंद्रक। मतलब यहीं से जो है बनता है सब कुछ, सारा जो खेल होता है सेल का केंद्रक से चलता है। यह बात हमने याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। और न्यूक्लियस के अंदर ही जो है ना डीएनए होता है भाई। सेल के आपको पता है हमें हमारे माँ बाप से क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होता है। तो जब बच्चा बनना शुरू होता है तो डीएनए जो है सेल के केंद्रक के थ्रू ही जो है अगली पीढ़ी में जाता है। ठीक है, डीएनए एक आरएनए की फुल फॉर्म आगे आपने बताऊंगा जब आगे इन्हीं पे पहुंचेंगे।
इतनी सी बात आ गई भाई समझ में। सेल का मास्टरमाइंड कौन हो गया, केंद्रक हो गया, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। मैं बार बार इस चीज में रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कौन हुआ है, केंद्र को। यह बात दिमाग में बैठा लियो, एग्जाम ओरिएंटेड 1 नंबर का काम है भाइयों। इसके बाद सेल के अंदर एक चीज और हो है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आवा भाई। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आवा है। यो जो है पावर हाउस ऑफ सेल हो है भाई, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है इसको। जो एनर्जी का प्रोडक्शन हमारा जो बॉडी में होता है ना वो यहीं से होता है भाई, यो भी कोशिका के अंदर होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद यह बात हमने याद रखनी है, सेल के रेस्पिरेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब पावर यहां बन रही है तो सीधी सी बात है कि सांस लेने देने में भी ये हेल्प करे, तो याद रखना है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो उत्पन्न होती है वो सारा खेल यहीं से चलता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझें तो जो सेल जीवित रहती है वो इसी की मदद से रहती है। इसको सांस लेना है नहीं लेना है वो इसी के ऊपर डिपेंड जो है करता है। हमारी बॉडी में जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का सिस्टम है वो भी यहीं से चलता है। तो यह बात हमने याद रखनी है। पावर हाउस ऑफ जो है सेल कौन हो गया ये आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह बात हमने याद रखनी है हर हाल में। इसके बाद एक और है भाई जो नाम हमने याद रखना है, क्या रखना है, राइबोसोम। राइबोसोम ने बोला जाएगा भाई प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम, राइबोसोम यह हुआ है प्रोटीन की फैक्ट्री भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसने बोला जाओ भाई, राइबोसोम ने बोला जा प्रोटीन की फैक्ट्री। यह बात हमने याद रखनी है क्योंकि इसके अंदर जो है ना प्रोटीन का मतलब डाइजेशन सिस्टम सारा इसी के अंदर से चलता है। कुछ इसी प्रकार से समझे तो सीधा क्वेश्चन याद कर लो, प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम को जो है बोला जाता है भाई। यह बात हमने याद कर लेनी है क्योंकि इसके अंदर ही जो है प्रोटीन का इस प्रकार का निर्माण हो, वो जो है सेल्स को, आपने पता है जब हम प्रोटीन खाते हैं तो मसल्स बनती है ना, तो मसल्स भी जो है ऊतकों का समूह हो गया, सेल का समूह हो गया एक प्रकार से, अलग अलग कोशिकाएं इकट्ठी होती तभी बनती। तो सेल में ही जाके प्रोटीन कुछ इस प्रकार का मतलब डाइजेस्ट हो जिससे जो हमारी मसल्स बनती हैं। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। इसके बाद एक और हमने याद करना है वर्ड जो सेल से रिलेटेड है भाई, लाइसोसोम। लाइसोसोम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यो भी लाइसोसोम। अच्छा भाई इसको जो है ना इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाई सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली, हिंदी में लिख दूं मैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है भाई। यह हमने बात जो है याद रखनी है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को। एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा ये जो है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आत्महत्या की थैली मैंने क्यों कहा, जो सेल डैमेज हो जाती हैं उनको जो है यहीं पे जाके जो है भाई खत्म होती है, वो दोबारा से नवनिर्माण की प्रक्रिया उनकी शुरू होती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इस चीज में हमने ज्यादा घुसना नहीं है। ठीक है, समझ गई तो सी बात भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। इसके अलावा जो हमने एक और जो वर्ड याद करना है भाई, क्रोमोसोम। मैंने बताया डीएनए जो है कहाँ होता है, सेल के केंद्रक में ही होता है सारा सिस्टम। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये जो है पता है आपको 23 जोड़े होते हैं टोटल,
जो माता पिता से बच्चे के अंदर जाते हैं, ठीक है। टोटल 23 जोड़े, तो टोटल कितने हो गए 46। आपने सबसे मेन बात तो यही रखनी है याद कि क्रोमोसोम के टोटल कितने जोड़े ह्यूमन बॉडी में होते, तो 23 जोड़े। अगर टोटल पूछ ले जोड़े की बजाय तो 23 दूनी 46, यह बात हमने जो है याद रखनी है, ठीक है। और यो इतनी ही बात याद रखनी, क्रोमोसोम से रिलेटेड यो क्वेश्चन आ सका कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े याद रखने हैं। टोटल 46 हो गए भाई, 23 जोड़े 46। अगर किसी में 45 हो गए, किसी में 47 हो गए, तो वो अब नॉर्मल हो जाता है। यह बात भी हमने याद रखनी है, ठीक है। एक ज़्यादा हो गया तो भी गड़बड़, एक कम हो गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जिसको किन्नर बोलते हैं, समझ गए ना। ये बात जो है आपकी थी सेल से रिलेटेड, जो एग्जाम रिलेटेड बात हमने बता दी। 1 नंबर का क्वेश्चन सेल का आवे आओगा भाई, 100% संभावना है, इन्हीं बता लेगा। इसके बाद मैंने बताया 3 बात बताई आप तक, टिश्यू, फिर सेल, ऑर्गन, और फिर आपकी ह्यूमन बॉडी। हमने सेल से रिलेटेड बात देख ली, अब हम देखेंगे टिश्यू से रिलेटेड बात। जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाए ना, तो एक टिश्यू का निर्माण हो भाई, ठीक है। समझ गए। सेल, कई सेल मिल जाएगी तो टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू की जो स्टडी हो मैंने आपने बता दिया था कल के वीडियो में, हिस्टोलॉजिकल होगा। अब टिश्यू हो भाई 4 प्रकार के, 4 प्रकार के टिश्यू हो। कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है वो है भाई एपिथेलियल टिश्यू, एपी टिश्यू। फिर एक हो भाई आपका कनेक्टिव टिश्यू, फिर आपका मस्कुलर टिश्यू, एक आपका होगा नर्वस टिश्यू, ठीक है। 4 प्रकार के टिश्यू, नाम तो मेरा पड़ेगा एपिथेलियल, यो हवा परतनुमा, ठीक है। बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएंगी और एक परत सी हो जाएगी, जैसे अपनी स्किन है ना, ऐसे ही, ठीक है। स्किन की होगी, लीवर, हार्ट, इनके ऊपर सारा के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है, और ये मतलब परतनुमा होता है, ठीक है, एक प्रकार से। कनेक्टिव, जो दो चीजों को कनेक्ट करे, वो कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर, मसल्स वाला टिश्यू भाई, जो मसल्स के निर्माण में हेल्प करे। और नर्व, जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज भेजने में हेल्प करे। तो 4 प्रकार के टिश्यू ह्यूमन बीइंग में पाए जाए, नाम तो आपने बेरा पार्ट का होगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू मैंने फिर बताऊं, मैं आपने एक बार रिपीट कर दूं, स्किन मतलब परतनुमा होता है भाई, जैसे अपनी स्किन है, ठीक है। इसके बाद कनेक्टिव, जो हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने में हेल्प करे, वो हो गया कनेक्टिव। मस्कुलर, मसल्स के निर्माण में जो हेल्प करे, वो मस्कुलर टिश्यू। और नर्व मतलब मैसेज, बॉडी के भाई ब्रेन से हमें पैर के अंदर मैसेज लेके जाना है, तो वो आपका नर्व टिश्यू। अब बात कर ले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसके उदाहरण मैंने आपने बता दिए, स्किन से रिलेटेड उदाहरण मैंने आपने बता दिया है, ठीक है। और बायो मेनली जो है बॉडी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो आपको पता है परतनुमा, सीधी बात है, किसी न किसी चीज ने तो ढक के रखेगा। जैसे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, तो परतनुमा टिश्यू हो गया, तो ये जो है प्रोटेक्शन में मुख्य तौर पे हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है भाई ह्यूमन बॉडी का, सबसे बड़ा ऑर्गन है, यह बात आपने याद रखनी है। सबसे बड़ा ऑर्गन है भाई, ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, क्या है? स्किन। याद रखनी है बात, सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? स्किन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम वाले यार फिर आस्क है, जो स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है भाई। स्किन की 3 परतों, वह सबसे जरूरी याद करनी जो एग्जाम में आस्क है। 3 परत होती हैं, ठीक है, 3 परतों है भाई। सबसे पहली जो परत होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसके बाद जो परत है भाई वो है डर्मिस, और जो लास्ट में होती है वो है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। सबसे ऊपर वाली परत क्या होगी? एपिडर्मिस। इसके नीचे डर्मिस, और सबसे लास्ट में जो बच गई वो हाइपोडर्मिस, मतलब बीच वाली डर्मिस। और बीच में नीचे सबसे जो हमारे बिल्कुल अंदर है वो हाइपो, और बाहरी जिसको आप देख रहे हो वो
डर्मिस। यह बात हमने याद रखनी है। हमारी स्किन की 3 परतों, स्किन जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही एग्जाम में आ सकता है। स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है भाई, स्किन से रिलेटेड, और प्रोटेक्शन में ये जो हेल्प करेगा। इसके बाद जो दूसरा टिश्यू बताया मैंने आपने, कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम करता है, दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने में जो हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव जो कनेक्ट करने में हेल्प करे, ठीक है भाई। इसके टाइप देखेंगे। इसके भाई उदाहरण बता दूं आपने, जैसे ब्लड। ब्लड भाई अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा, ऑक्सीजन अंदर लेके जाएगा, ठीक है, सीधी ही बात है भाई। बोन होगी जो आपस में कनेक्ट रहती हैं, ठीक है, और मसल्स के साथ कनेक्ट रहा आपने पता है, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर आपका लिगामेंट है, लिगामेंट। इसी प्रकार आपका टेंडन है भाई, टेंडन, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज। एग्जाम वाली बात बता दूं भाई, ब्लड। ब्लड क्या करता है? ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर ले जाए छोड़ेगा। बोन, बोन क्या करती है? एक दूसरे के साथ जुड़ी रहा है, ठीक है, जिससे बॉडी का संपूर्ण निर्माण हो, आप नहीं बेरा है, ठीक है, इस बात का। इसके बाद लिगामेंट। लिगामेंट भाई जो दो हड्डियों को आपस में जोड़े, बोन टू बोन। यह बात याद कर लियो भाई, लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इसी प्रकार से टेंडन, टेंडन क्या करता है? मसल्स को, मसल्स को हड्डी से जोड़ता है। याद कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, हड्डी से जोड़ता है टेंडन। कार्टिलेज भाई दो जॉइंट्स के बीच होता है ताकि वो मुलायम बना रहे जॉइंट। अगर यहां से वो कार्टिलेज ही झट गए तो गरड़ गरड़ बोलने लग जाए, खड़ खड़ की आवाज आने लग जाए, समझ गए? ये जॉइंट्स के बीच होता है भाई, ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। तो ब्लड भी बेरा पाट गया, बोन भी बेरा पाट गया, लिगामेंट भी बेरा पाट गया, टेंडन, कार्टिलेज, ये सारी बात आपने बेरा जो है पाट गई होंगी। ये क्या काम करे? एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, लिगामेंट और टेंडन याद कर लियो, ठीक है। ब्लड बोन ये कोई खास वो ना है, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन तो अलग तो बनेगा, उसमें देखेंगे बाद में, लेकिन लिगामेंट टेंडन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज का क्वेश्चन भी ना होगा, इसमें कोई फालतू बड़काली बात जो है नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो टॉपिक हमारा बनेगा मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड भाई। मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आओगा, 100% आने की संभावना जो है हो रही है भाई। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर, मसल्स भाई, बहुत सारे जो है सेल मिलेंगी, फिर जो है मस्कुलर टिश्यू का जो है निर्माण होगा, आपस में वो मिलेंगी। तो आपने पता है बहुत सारी मसल्स हों, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, रेक्टस, एब्डोमिन्स है, ट्रेपेजियस, बहुत सारी मसल्स हैं, ठीक है। मेनली 3 प्रकार की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाए, कौन कौन सी प्रकार की वो आप कवर कराएंगे, ठीक है भाई। सबसे पहली जो मसल पाई जा, समूथ मसल, समूथ। उसके बाद जो दूसरी मसल है वो है भाई स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। और जो लास्ट है वो है भाई कार्डियक मसल, कार्डियक। तीन प्रकार की मसल पाई जाए भाई। स्मूथ मतलब चिकनी मसल भाई, समझ गए? बता दूंगा नाम तो ही बेरा पाट जाएगा। स्केलेटल, स्केलेटल मसल, इसका अगर मैंने मसल शब्द हटा दिया तो स्केलेटल का मतलब समझिए हड्डियों का एक ढांचा, ह्यूमन बीइंग का जो हड्डियों का ढांचा उसने स्केलेटल बोला करें, समझ गए इतनी सी बात। मसल्स मैंने इसके आगे से हटा दिया। कार्डियक मसल ये हो भाई हार्ट में, ये होती हार्ट की मसल, समझ गए इतनी सी बात। स्केलेटल मतलब हड्डियों का ढांचा, स्केलेटल मसल जो हड्डियों के साथ जो मसल जुड़ रही है उन्हें कहेंगे स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल जो बॉडी के जो चिकने पार्ट हैं, जो इंटरनल पार्ट है ना भाई, आपकी जो आंतें हैं, लीवर है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उससे जो मसल्स जुड़ रही हैं वो स्मूथ मसल सारी, समझ गए।
इव इनके दूसरे नाम भी हैं भाई। ये तो अकॉर्डिंग टू इनका जो जिसके साथ जुड़ रही है, जो कनेक्ट है ना, उसके हिसाब से नाम हो गया भाई। कार्डियक मसल हार्ट के साथ जुड़ रही है तो कार्डियक का नाम होगा। स्मूथ मसल जो बॉडी के इंटरनल जो स्मूथ जो पार्ट है उनके साथ जो जुड़ रही है वो स्मूथ मसल होगी। स्केलेटल जो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ रही है वो स्केलेटल मसल होगी। लेकिन काम करने की प्रोसेस के हिसाब से भी इनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो भाई, एक तो है आपकी वॉलेंट्री VO एंड TARY, एक है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जो अपनी इच्छा से काम करें। वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से काम करे, ऐच्छिक मसल। इनवॉलेंट्री जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अनैच्छिक मतलब अपनी खुद की इच्छा से जो काम करती रहती है। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से काम करें। हमारी इच्छा तो कौन सी मसल काम कर रहे हैं भाई? स्केलेटल मसल। जो हड्डियों के साथ जो मसल जुड़ रही है ना, वो हमारी इच्छा से काम करती हैं। इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है, मतलब उनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, क्या आप हार्ट बीट को अपने हिसाब से बीट करवा सकते हो? हार्ट को क्या हार्ट की धड़कन आपके अनुसार चलती है? नहीं चलती, वो 24 घंटे चलती रहती है। लेकिन स्केलेटल मसल, जैसे मेरे को मार्कर यूज करना, तो दिमाग ने जो है इंपल्स भेजी कि मार्कर उठा, मैंने मेरी मर्जी से ये काम कर रहा हूं। मतलब स्केलेटल ढांचे से जुड़ी मसल अपनी इच्छा से काम करती हैं, हमारी इच्छा से काम करती हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है, ये जो है खुद की इच्छा से काम करती रहती हैं, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं भाई। समझ गए? इतनी सी बात फिर बता दूं। स्केलेटल मसल वो मसल, वॉलेंट्री मसल वो मसल जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल है, जो मानव अपनी इच्छा से यूज कर सकता, वो होती है स्केलेटल मसल। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जो खुद की इच्छा से काम करते हैं, जैसे स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्मूथ मसल में जो आपका, जैसे आपने खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी मसल्स हैं, वो खुद की इच्छा से काम करते हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। ये बात समझ गए भाई? ठीक है। इसके बाद जो स्मूथ मसल मैंने आपको ही बताई, इनकी कुछ एक विशेषता मैं आपने बता दूं कि भाई, एक तो ये इनवॉलेंट्री आपने बेरा पार्ट गया, ठीक है। इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, एक बात और समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई भी काम कराएंगे तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसकी लंबाई छोटी बड़ी होगी। एक मस्कुलर टिश्यू की बात याद रखनी है हमने, सबसे ज़्यादा जरूरी बता दूं। मस्कुलर टिश्यू में वो सेल्स होती है, मतलब हमने यह बात पढ़ ली कि सेल के निर्माण से टिश्यू का निर्माण होता है। और मस्कुलर टिश्यू में जो मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स आपस में जुड़ी होती है ना, उन सेल की जो है सबसे खास बात है कि उनके अंदर क्षमता होती है, वो छोटी और बड़ी हो सकती है। क्योंकि जो मस्कुलर टिश्यू बनता है वो उस प्रकार की सेल से बनता है कि उनके अंदर जो छोटी बड़ी होने की क्षमता होती है। समझ गए? इतनी सी बात। अब जब हम कोई भी काम करते हैं तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कैसे? जैसे मेरे को मार्कर उठाना, तो हाथ को यहाँ से यहाँ पे एंगल कम हुआ तो यहाँ पे मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। समझ गए? इतनी सी बात। तो स्मूथ मसल भी जब काम करती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया से गुजरती है। तो इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है ना, वो स्लोली चलती है। तो स्लो होता है कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर भाई, ये स्लोली काम करती रहती हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद ये कभी नहीं रुकती भाई, नेवर फटीक, ये कभी थकान महसूस नहीं करती। ताउम्र जब तक ह्यूमन बीइंग जीवित रहता है तब तक ये काम करती रहती हैं, ये आपने याद रखनी। और ये पाई कहाँ जाती हैं? तो आपका जो भी इंटरनल पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स है, लीवर है, उन सब में ये पाई जाती हैं। अब स्केलेटल मसल की विशेषताएं आप देख लिया, तो ये एक तो भाई हमारी इच्छा से काम करेंगे, वॉलेंट्री मसल है। और ये जो है क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, मतलब अपनी इच्छा से हम जैसे भी चाहे इनको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत जल्दी थकती हैं भाई, स्केलेटल मसल जो हमारी इच्छा से काम करती है वो थक जाती हैं, आपको भी पता है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पाई जाए भाई? बॉडी के अलग अलग जो लिम्स होते हैं, अलग अलग पार्ट, उनमें पाई जाए, ये बात समझ गए। और इसके बाद कार्डियक मसल की बात बता दें भाई, ये इनवॉलेंट्री हो, जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं, और ये जो है फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। समझ गए? इनके एक एक नाम और हैं भाई, वो और बता दूं मैं आपने। यह जो स्मूथ मसल है, इसको दूसरा नाम जो है इसका अनस्ट्रेटेड मसल बोला जाता है भाई, अनस्ट्रेटेड मसल।
क्यों बोला जाए भाई? देखो जो स्केलेटल मसल है ना, इसका मैं उदाहरण बता दूं, इसको स्ट्रेटेड मसल बोला जाता है क्योंकि जो इसके जो सेल होते हैं ना, इसके जो फाइबर होते हैं वो कुछ इस प्रकार तो हुए हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हुए हैं। और जो स्मूथ मसल और जो कार्डियक मसल है ना, इनके फाइबर स्ट्रेट लाइन में नहीं होते इस प्रकार से, ठीक है। जो स्ट्रेट है स्केलेटल मसल में तो इसको स्ट्रेटेड मसल बोल देंगे कार्डियक, और इसके जो फाइबर है या सेल है वो जो है स्ट्रेटेड नहीं होते, इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड मसल बोला जाता है भाई। समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद मसल से रिलेटेड बात आ गई समझ में, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, 2-3 फुल फॉर्म बताऊंगा आपने जो एग्जाम ओरिएंटेड, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना 100% है भाई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आवे आओ। ये समझ गए होंगे मसल से रिलेटेड क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आपका आगे होंगे भाई, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत ना अपन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बन सकता है, 3 फुल फॉर्म बता दूं भाई आपने। एक तो एटीपी, एक डीएनए, एक आरएनए, ठीक है। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म बनेगी भाई एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। समझ गई इतनी सी बात, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बात याद रख लो कि तीनों बात एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। एटीपी के आगे जिक्र होगा तो पढ़ाएंगे इसमें, फिलहाल आपने याद करनी है एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये तीनों बात आपने याद कर लेनी है, इनकी फुल फॉर्म आपने हर हाल में याद कर लेनी है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। 100% एग्जाम आने की इनकी संभावना जो है और हर हाल में आपको इनकी फुल फॉर्म जो है याद कर लेनी है भाई। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड ये बात है जो है, एग्जाम में आने की इनकी संभावना 100% है भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हम कवर करेंगे, आज के वीडियो में नहीं कल के वीडियो में कवर करांगे। कल कोशिश करांगे भाई जो अपने बॉडी के सिस्टम है, उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो भी आपका जैसे स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन सब ने हम कवर करांगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी ने या जितना भी ज़्यादा हो सकेगा उसने कवर करने की कोशिश करेंगे। आज मैं नापता ही भाई सेल टिश्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात बने थी, मेरे ख्याल तक 2 नंबर का काम आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया। 2 नंबर मायने रखते हैं। फिर बता दूँ मैं आपने अपना जो टारगेट है, एक तो 30 नंबर की साइकोलॉजी आपको कवर करवानी, 60 की फिजिकल और 20 नंबर के कुछ एक ऐसे फार्मूले बताऊंगा जो आपके मैथ रीजनिंग को कवर कर देंगे। तो टोटल 110 नंबर का काम आप ही कवर करने वाले हैं 150 में। आप अगर अच्छी मेहनत कर लोगे, जो मैं बात बता रहा हूँ आपने, तो 75 का स्कोर आपका मैं उम्मीद कर रहा हूँ, 75 नहीं तो 70 प्लस का मैं 100% उम्मीद कर रहा हूँ। अगर 100% इन चीज़ों ने आप पढ़ लोगे तो ठीक है। यह है बात भाई ओवरऑल, और बाकी की बातें कल के वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जैसे ही हमारे 10 पार्ट फिजिकल के पूरे हो गए ना, एक तो अपना मैथ रीजनिंग के फार्मूले एक वीडियो में कवर करवा दूंगा। फिर हम साइकोलॉजी शुरू करेंगे, 10 एक पार्ट में पूरी साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह है वो सारी, ठीक है। इसके अलावा किसी 3 एक पार्ट और पढ़ लेंगे फिजिकल के, फिर जो है हम साइकोलॉजी को शुरू करेंगे और लास्ट का 10 पार्ट में फिर हम साइकोलॉजी ने जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो ने लास्ट तक देखने खातिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।